बरसात में चाय बेचने वाली गरीब बहू। रीमा सुबह सुबह अपने परिवार के लिए चाय बना रही थी और बाहर बहुत जोर से बारिश आ रही थी। बारिश देखकर रीमा की सास अनीता उससे बोलती है, अरे बहू, बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसे में दुकान कैसे जाएगी? मैं तो कहती हूँ कि आज मत जा। अरे नहीं माँ जी, बारिश का क्या है, वे तो 2-3 महीने लगातार होती रहेगी, तो क्या मैं घर में आराम ही करती रहूंगी? तो घर कैसे चलेगा? आपको पता है ना कि हमारी घर की स्थिति कैसी है और इस समय काम करना कितना जरूरी है। बच्चों की फीस देना, घर का राशन, दवा दारू सब कुछ देखना है माँ जी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन बाहर का माहौल देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा तुझे भेजूं इस बारिश में। अब तू खुद ही सोच, अगर तू कहीं फंस गई तो घर कैसे आएगी बहू? यहाँ तेरी अलग से चिंता लगी रहेगी और ऐसे बरसात के मौसम में फोन ले जाना भी ठीक नहीं है। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? अगले महीने गोलू की फीस भी जमा करनी है क्योंकि 2 महीने से उसकी फीस रुकी हुई है। मैडम बार बार गोलू की फीस के लिए टोक रही है। अगर मैं समय से चाय बेचने के लिए नहीं जाऊंगी तो मेरे ग्राहक टूट जाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली दफ्तर जाते हैं वे तो मेरे हाथ की चाय पीकर ही दफ्तर जाते हैं ना। इसलिए मुझे कैसे भी सुबह 6 बजे तक दुकान खोल देना ही सही रहता है। हाँ बहू, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। जिम्मेदार इंसान को तो ना बारिश देखनी होती है ना ही धूप, किसी भी हाल में इंसान मेहनत करता ही है। खैर ये सब छोड़ो, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में यही सब लिखा होता है। दरअसल रीमा के पति का कुछ साल पहले ही बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसे पैरालाइज हो गया था। वो ठीक से न चल पाता था, न ठीक से कोई काम कर पाता था, जिस वजह से रीमा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। रीमा बहुत अच्छी चाय बनाती थी और वो चाय को अपना ही काम बना लेती है। ऐसे ही रीमा बारिश में चाय की दुकान पर जा रही थी। उसके पास न छाता था और वह पन्नी से बचाते हुए खुद को जा रही थी और फिर अपनी दुकान पर पहुंचकर दुकान खोल देती है। थोड़ी देर में कुछ लोग रीमा की दुकान पर आ जाते हैं और चाय पीते हुए बोलते हैं, अरे बहन जी, आपने तो समय पर अपनी दुकान खोल दी। इतनी बारिश में आपका आने का मन कर जाता है क्या? मेरा मतलब है कि कुछ लोग बारिश देखकर रुक जाते हैं और आप हैं कि बारिश हो या तूफान समय से अपनी दुकान खोलती हैं। हाँ भाई साहब, यही मेरा उसूल है, क्योंकि जब जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है तब इंसान को आराम करना, नींद, धूप, आलस, बारिश को सब त्यागना पड़ता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आज भी आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है। आपके हाथ की चाय पीकर तो मन खुश हो जाता है। चलो अब चलते हैं। भाई साहब, महीना हो गया है, आपका चाय के पैसे देते जाओ, बच्चों की फीस जमा करनी है। हाँ, अभी हमारी सैलरी आई नहीं है तो चिंता मत करो, 1-2 दिन में पैसे दे देंगे। इतना बोलकर वे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। रीमा को उसके कुछ ग्राहक पैसे देने के लिए आते ही नहीं हैं। रीमा एक दिन अचानक ग्राहक के घर चली जाती है पैसे मांगने के लिए। तभी वे आदमी रीमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? 2 कौड़ी की चाय बेचने वाली अपने चंद रुपयों के लिए मेरे घर पर आ गई। रुक, मैं तुझे तेरे पैसे देता हूँ। वे आदमी अंदर जाता है और कुछ पैसे लेकर आता है और वह रीमा के मुँह पर मारते हुए कहता है, ये ले, और आइंदा मेरे घर पर कभी मत आना पैसों के लिए। यहाँ आकर मेरी इज्जत को शर्मसार करना चाहती है, ये दिखाना चाहती है लोगों को कि मैं तुझे तेरे पैसे नहीं दे रहा। भाई साहब, अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, और सच बताओ तो अगर आपके अंदर शर्म होती ना तो आप मेरे उधारी के पैसे अब तक दे दिए होते। इतने ही स्वाभिमानी होते ना तो किसी गरीब औरत को इतना परेशान ना करते और अपनी अकड़ अपने पास रखो। मेहनत करके कमा कर खाती हूँ, किसी की गुलामी करके नहीं खाती हूँ। बेचारी रीमा वहाँ से अपने घर आ जाती है। रीमा को बार बार उस आदमी की बदतमीजी याद आ रही थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या। उसे बहुत से ऐसे लोग मिल रहे थे जो कि उसकी गरीबी का मजाक बना रहे थे, लेकिन फिर भी रीमा इन सब का सामना करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रीमा अपने बेटे के स्कूल जाती है। वहाँ जाकर उसकी फीस जमा करती है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल रीमा से कहती है, रीमा जी, आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है और हमारे स्कूल को ऐसे ही बच्चों की जरूरत है जो हमारा नाम रोशन करे। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहाँ आती है कि आप समय से उसकी फीस जमा नहीं करती। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आप उसकी फीस समय पर जमा नहीं करती हैं? मैं माफी चाहती हूँ, आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अपनी ये पर्सनल चीजें किसी भी बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे आपको बताना चाहिए। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और जब वो जॉब कर रहे थे तो बिल्कुल सब अच्छा चल रहा था। हमारी लाइफ में हस्बैंड का एक्सीडेंट होने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। उनको पैरालाइज हो चुका है।
भी ठीक से न चल पाते हैं, न कुछ काम कर पाते हैं। मुझे मजबूरी में अपने घर को चलाने के लिए चाय बेचने का काम करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे समय पर पैसा भी नहीं देते। जब मुझे मेरे ग्राहक पैसा नहीं देंगे तो मैं यहाँ कैसे फीस जमा करूँगी? बस यही दिक्कत है मैम। अच्छा, तो मतलब आप चाय बनाने का काम करती है। अगर आप बुरा न मानो तो हमारे स्कूल में किचन है, वहाँ जाकर आप मेरे लिए 1 कप चाय बना सकती हैं। हाँ मैम, क्यों नहीं। आप मुझे बता दीजिए किचन कहाँ है, मैं आपके लिए अभी 1 कप चाय बनाकर लेकर आती हूँ। रीमा स्कूल के प्रिंसिपल के लिए स्कूल में ही चाय बनाकर लाती है। स्कूल के प्रिंसिपल को रीमा के हाथ का बना हुआ चाय बहुत पसंद आता है और प्रिंसिपल रीमा से बोलती है, अरे वाह रीमा जी, आप तो बहुत अच्छा चाय बनाती हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे स्कूल में हमने अलग से चाय बनाने के लिए कोई रखा हुआ है, लेकिन उनके हाथ का चाय इतना खास पसंद नहीं आता किसी को। तो मैं कुछ समय से सोच रही थी कि उसको रिप्लेस करके किसी अच्छे चाय बनाने वाले को रखूं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। इससे आपको भी मदद मिल जाएगी। ज्यादा नहीं, बस 1 टाइम की चाय आपको बनानी है और महीने का मैं आपको 15,000 दे दूंगी। साथ में आप अपनी चाय बनाने की दुकान भी चला सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और इस तरह से तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बता दो कब से ज्वाइन करना है? आप मंडे से ज्वाइन कर लेना। सच में आपके हाथ की चाय का टेस्ट बहुत ही गजब है। बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। शुक्रिया मैम, मैं मंडे से आ जाऊंगी चाय बनाने के लिए। हाँ, हमारे स्कूल में जितने भी स्टाफ है उन सबके लिए आपको चाय बनाना है। चलो फिर ठीक है, मंडे मिलते हैं। रीमा बहुत खुश होती है अपने नए काम से। अब रीमा अपनी दुकान के साथ साथ स्कूल में चाय बनाने का भी काम शुरू कर देती है, जिससे रीमा को बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। अब वे बहुत अच्छे से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करती है। मोहन 1 नंबर का पियक्कड़ इंसान था। वे आए दिन घर में दारू पीकर अपनी पत्नी पार्वती के ऊपर अत्याचार किया करता था। उसे बेरहमी की तरह मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक रात मोहन बहुत ज्यादा दारू पीकर आया था। पार्वती किसी तरह से अपने पति को समझा बुझाकर कमरे में ले जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। अचानक किसी बात को लेकर मोहन को गुस्सा आता है और वह पार्वती को बिना बात के मारने लगता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। उसके रोने की आवाज सुनकर पार्वती की सास कुंती वहाँ जाती है और अपने ही बेटे को सुनाते हुए कहती है, अरे कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती क्या? बहू को इतना मार रहा है। अरे वे तेरी बीवी है, ना कि ढोल। जब तेरा दिल चाहे तब तू उसे बजाता रहे। भाई मेरी घरवाली है, मेरा जब दिल करेगा तभी इसे मारूंगा, जब मन करेगा तभी से प्यार करूंगा, क्योंकि ये मेरे पैर की जूती है। इसे यहाँ पर शादी करके लाया हूँ, इसलिए मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा इसके साथ। पति पत्नी के मामले में कोई नहीं बोल सकता, तू भी नहीं बोल सकती माँ, तो हमारे बीच में मत आ। बकवास किया तो 2 तेरे थप्पड़ मुंह में मारूंगी। तुझे क्या लगता है ये सिर्फ तेरी बीवी है? अरे ये मेरी बहू और मेरी बेटी है, और अगर इसके साथ कुछ भी बुरा होगा ना, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये मत सोच कि तू उसके साथ कुछ भी करेगा। मोहन बहुत नशे में था। वह बिस्तर पर गिरकर तुरंत सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह मोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है। पार्वती मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे दोस्तों ने मुझे पिला दी और मैं बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए मैंने तुझे बिना बात के मारा। मुझे तेरा जख्म देखकर ना बहुत दर्द हो रहा है। सच में मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, अपनी बीवी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। माफ कर दे पार्वती। तेरे पैर कहाँ हैं? शायद तेरे पैर छूकर ही मुझे सुकून मिले। देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना था आपने वो सब कर दिया। अब ठीक नहीं हो सकती चीजें। अगर आप सच में कुछ ठीक करना चाहते हैं तो बस पीना बंद कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पार्वती, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। अब मैं जितना कमा लूंगा उतना तेरे हाथ में रखूंगा। जी नहीं, अपनी कमाई माँ जी के हाथ में रखो। कोई शिकायत नहीं है कि आप ये पैसे माँ जी के हाथ में देते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप माँ जी को दो। सच में तू बहुत अच्छी है रे पार्वती। मैं ही निकम्मा हूँ जो हमेशा तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करता रहता हूँ। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। मोहन को फिर से दारू पीना था, इसलिए वे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर दारू पी आता है। जब ये बात पार्वती को पता लगती है तो वह मोहन से बहुत लड़ने लगती है। आपने उस दिन मेरे सर की कसम खाई थी ना, उसके बावजूद आपने मेरा मंगलसूत्र बेच दिया और आज भी करके आ गए। शर्म नहीं आती क्या आपको ये सब करते हुए? क्या चाहते हो
कि मैं और माँ जी यहाँ से चले जाएं। अब तू है मेरे प्यार की ज्योति, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा? और ये तेरी औकात नहीं है कि तू घर छोड़कर जाए। तेरे माँ बाप ने दहेज में दिया ही क्या था जो तुझे मैं पलकों पर बैठा कर रखूं? तेरा काम जो है वो काम किया कर। रही बात मंगलसूत्र बेचने की, तो बेचूंगा। मेरा बस चले तो पूरा घर बेच दूं। हाँ, घर बैठोगे, मारोगे, चोरी करोगे, फिर उसे बेचकर दारू पी कर आओगे। हर एक नल्ला आदमी कर ही क्या सकता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप असली मर्द होते तो शायद ये सब नहीं करते। इसी बात को लेकर मोहन को गुस्सा आता है और वे पार्वती को मारने लगता है। वे उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसमें पार्वती का सर दीवार में जाकर टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। यह सब देखकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और वे तुरंत पुलिस को कॉल करके अपने बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस करती है और मोहन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहन की कोई जमानत करवाने को तैयार नहीं था। दोनों सास बहू अब अकेले ही अपना गुजर बसर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन कुंती अपनी बहू के साथ मिलकर घर का काम कर रही थी। कुंती छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक से कुंती का पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिर जाती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बाजी के साथ? भगवान के लिए उन्हें ठीक कर दो, वही मेरा जीने का सहारा है। अगर वे ना रही तो मेरा जीना बेकार है। थोड़ी देर बाद कुंती को होश आ जाता है, लेकिन इस हादसे में कुंती का एक पैर अपाहिज हो जाता है। कुंती अब एक बैसाखी के जरिए चला फिरा करती थी। देखते ही देखते कुछ महीने और गुजर गए। बेचारी पार्वती अकेले घर और दोनों को साथ देखा करती थी। वह एक जगह मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी, उससे ही पूरा घर चलाया करती थी। धीरे धीरे अब मॉनसून का दिन नजदीक आ रहा था। मूसलाधार बारिश ने गरीबों का जीना दूभर कर रखा था। ऐसे ही एक रात कुंती और पार्वती दोनों अपने कमरे में सो रही थी। रात को बहुत जोर से बारिश आना शुरू हो जाती है। कुंती और पार्वती दोनों के घर में बारिश का पानी जमा हो जाता है। पार्वती किसी तरह से अपनी सास को बेड के ऊपर रखती है और खुद रात भर पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही सुबह बारिश थोड़ी शांत हो जाती है और वो बाजार से एक बहुत बड़ी पन्नी लाती है और वे पन्नी अपनी छत पर लगा देती है। माँ जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने छत पर पन्नी लगा दी है। अब बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा और ना ही हमारी छत टपकेगी। तुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बहू। एक तो मेरा बेटा निकम्मा, ऊपर से मैं अपाहिज। तुझे कितना सब कुछ सहने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है और हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया है। मेरा पति तो सच में निकम्मा है, लेकिन भगवान ने मुझे माँ अच्छी भी तो दी है। कहते हैं ना, जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी भगवान कुछ ऐसे रिश्ते दे जाता है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि आप। दोनों सास बहू किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन अचानक मोहन जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ जाता है। इतने महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे दारू पीने का सबक मिल जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी और माँ से दोनों से माफी मांगता है। माँ, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? अगर मैं सही रहता ना तो शायद ये सब कुछ ना होता, लेकिन मैंने अपनी पत्नी और माँ दोनों की जिंदगी नर्क बना दी, साथ में खुद की भी। लेकिन मुझे ना अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसका भी क्या फायदा? मेरी माँ तो अपाहिज हो गई ना। जो हुआ सो हुआ, उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते। रही बात मेरी अपाहिज होने की, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अच्छे से कमा लूंगा, अच्छे से रहूंगा और आप दोनों को हर वो खुशी दूंगा जिसकी आप दोनों असली हकदार हैं। मोहन अपनी माँ और पत्नी दोनों से माफी मांगता है। दोनों उसे माफ कर देती है, जिसके बाद मोहन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वह खूब मेहनत करता है और अपनी माँ और पत्नी दोनों की ख्वाहिशें पूरी करता है।